हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। आज के ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में हम बात करेंगे भारत मिस्र संबंधों के ऊपर। इनकी वर्तमान उपयोगिता क्या है, भारत के लिए इनका महत्व क्या है, मिस्र की क्या उपयोगिता है भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में। इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे अपने ऑडियो लेक्चर श्रृंखला में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो भारत और मिस्र संबंध जो हैं हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने मिस्र की यात्रा की है। तो ये इस मायने में वर्तमान में चर्चा में आ गया है, ठीक। और अभी हाल ही में जैसे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं गणतंत्र दिवस में हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, तब भी भारत मिस्र संबंधों को लेकर एक चर्चा गर्म हुई थी, ठीक। और मिस्र की सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित भी किया है। तो ये हमारे देश के लिए काफ़ी गौरवपूर्ण बात है, ठीक है। और भारत मिस्र संबंधों का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। हड़प्पा काल से मतलब हम लोग देखते हैं कि मिस्र की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में देखी जा रही है। और अशोक के समय में ये थोड़ा और तीव्र हो गए, क्योंकि टॉलमी सेकंड ने अपने राजदूत भेजे और एक तुर्मय शासक था, उससे काफ़ी अच्छे संबंध थे, वहाँ से व्यापार होता था अशोक मौर्य काल में। तो ये उस समय काफ़ी मुखरता से रहे हैं। और बाद में महात्मा गांधी ने वहाँ के एक क्रांतिकारी थे साद जगलुल, उनके साथ में ब्रिटिश औपनिवेश के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि दोनों ही ब्रिटिश औपनिवेश से स्वतंत्रता पाना चाहते थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन संबंधों को दर्शाता है। और जो आधुनिक संबंध इस समय चल रहे हैं उनकी शुरुआत होती है 1961 से, जब मिस्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करता है भारत के साथ मिलकर। और इसके साथ अन्य देश थे, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना, इन सब ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नाम कहते हैं, ठीक। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे इतिहास के परिप्रेक्ष्य से। और 2016 में भारत मिस्र ने राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, आर्थिक जुड़ाव और वैज्ञानिक सहयोग तथा लोगों के बीच संबंधों के सिद्धांतों पर एक नए युग के लिए नई साझेदारी बनाने के लिए अपने इरादे को रेखांकित करते हुए एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया था। तो ये हमारे कुछ वर्तमान परिप्रेक्ष्य हैं कि क्या दौर चला अभी तक भारत मिस्र संबंधों का। अब 21वीं सदी में क्या दौर है, उन पर कुछ चर्चाएँ करेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति ने G20 में बहुपक्षीय सहयोग जैसे खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग, इन सभी विषयों पर लेकर चर्चाएं की हैं। साथ ही अभी जब मोदी जी मिस्र की यात्रा पे थे तो वहाँ हेलियोपोलिस में जो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स सेमेट्री है वहाँ पे उनका दौरा किया। वहाँ पे जो 4300 भारतीय सैनिक थे जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे स्वेज और इन क्षेत्रों में, तो उनके लिए एक वॉर मेमोरियल बना था। तो वहीं पे मोदी जी गए थे, उसका अवलोकन किया था। तो ये भी एक तरीके से उन परिवारों के सांत्वना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारत की उनके लिए वीरता को नमन है एक तरीके से। साथ ही G20 शिखर सम्मेलन में मिस्र को अतिथि देश के रूप में नामित किया है भारत ने, जो अभी सितंबर में होने वाला है शिखर सम्मेलन। इसके बाद भारत अपनी अध्यक्षता दूसरे देश को सौंपेगा। तो उससे पहले जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें अतिथि देश के रूप में मिस्र को नामित किया है। साथ ही मोदी जी ने अभी एक और कदम उठाया है जो उनकी हिंदू मुस्लिम एकता को एक नई उड़ान दे सकता है, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार की छवि है एक हिंदूवादी सरकार के रूप में है और भाजपा को एक हिंदूवादी पार्टी मानते हैं। लेकिन अभी मोदी जी ने अल हकीम मस्जिद का दौरा किया था साथ में, तो एक ये कहीं ना कहीं मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम माना जा सकता है विश्व स्तर पर और भारत में भी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं मिस्र के साथ हमारे घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है कि हम महत्व देते हैं, ठीक है, मिस्र को। और रक्षा संबंध भी हमारे दोनों देशों के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोनों देशों के पास राफेल है और भारत के सैनिक जो हैं पायलट, उन्होंने 60 से 80 के दशक में मिस्र के पायलटों को ट्रेन भी किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे और उनके रक्षा संबंध भी काफ़ी मजबूत हैं और वर्तमान में बहुत सारे द्विपक्षीय जो युद्धाभ्यास हैं वो आयोजित किए जाते हैं मिस्र के साथ। तो कहीं ना कहीं हमारी उनके प्रति एक लगाव को दर्शाता है, ठीक। और सांस्कृतिक संबंध भी प्राचीन समय से ही रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको कि प्राचीन काल से ही अशोक और हड़प्पन काल से ही उनकी संस्कृतियाँ और कला हमारे यहाँ व्यापार और राजाओं के माध्यम से आती जाती रहती थी। तो ये कहीं ना कहीं मतलब हमारे संबंधों को और अच्छा बना देती हैं। और आधुनिक कला का जो आदान प्रदान है वो 1992 से शुरू हुआ, जब काहिरा में मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर की स्थापना की गई। इसने एक नई उड़ान दी भारतीय संस्कृति और कला को, ठीक। और ये
मिस्र जो है हमारे लिए एक अवसर के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि मिस्र पर अभी जो है 163 अरब डॉलर का विदेशी ऋण है, जो हम उनके बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को काफ़ी धीमे कर दिया है उसने। तो ये एक अच्छा अवसर है भारत के पास कि वहाँ पे निवेश के माध्यम से अपनी पहुँच को बढ़ाए और सुएज़ नदी का जो रास्ते के माध्यम से यूरोप तक अपने क्षेत्र को विस्तारित कर सकता है, लॉजिस्टिक को, ठीक। क्योंकि अभी जैसा हम लोग जानते हैं कि चीन ने बहुत सारे देशों में अफ्रीका के अपने सैन्य अड्डे और लॉजिस्टिक हब और काफ़ी विस्तारित कर दिया उसने अपनी अवसंरचना को अफ्रीका में बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत, और इन सारे माध्यमों से उसने कई देशों को रेडी बना लिया है अपना। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ एक तरीके से बेल्ट बना रहा है, जैसे उसने यहाँ भारत के आसपास में बनाई है, वैसे ही यूरोप और अन्य देशों के, तो वो अपने मार्केट को और विस्तारित कर रहा है। तो भारत को भी ये कहीं ना कहीं अच्छा मौका है कि अपने संबंधों को एक नई उड़ान दे सकता है परियोजनाओं में निवेश और इन सब के माध्यम से। और अभी तक जो भारत है मिस्र से तेल, गैस और रासायनिक उर्वरकों का आयात करता रहा है, और भारतीय कंपनियां मिस्र के नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में निवेश कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा रास्ता और एक अच्छा रोड मैप है हमारे लिए, कि क्योंकि मिस्र से ही सुएज नहर का रास्ता खुलता है, जो लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम कर देता है हमारे यूरोप से। तो वो कहीं ना कहीं लाल सागर से होते हुए एक रास्ता ऐसा है कि हम उसके माध्यम से संपूर्ण भूमध्य सागर पे अपने माल को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे कि रेड सी के माध्यम से हम लोग कैसे सुएज कैनाल होते हुए भूमध्य सागर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक आमूल-चूल परिवर्तन की तरह काम कर सकता है, ठीक। और सुएज नहर जो है इकोनॉमिक जोन को एक औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब की तरह तैयार किया गया है पहले से ही, क्योंकि उस पर बाकायदा पोर्ट्स बनाए गए हैं, पोर्ट साइड पोर्ट सुएज करके 1869 में इसका निर्माण हो गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर है भारत के लिए कि वो वहाँ पे निवेश करे, और ये क्षेत्र जो है भारत को अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप के बाज़ारों तक पहुँचने में मदद करेगा। अमेरिका तक सीधे भूमध्य सागर होते हुए दूरी कम करके वो पहुँच सकता है, ठीक। और क्या संबंध है इसमें कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते विश्व में जो गेहूं आपूर्ति लगभग ठप हो गई थी, तो इसकी आपूर्ति भारत ने कई प्रयास किए थे मिस्र में पहुंचाने के लिए, जिसे ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव की तरह जाना जाता है। और इसी आपूर्ति के चलते ही मोदी जी को जो अभी ये सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान, ये इसी इनिशिएटिव के तहत पूरा करने के लिए दिया गया है। क्योंकि जो इनिशिएटिव दिया जाता है ये सम्मान, वो अगर किसी खाद्य सुरक्षा को अगर वहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है तो उसको सम्मानित किया जाता है इसके तहत। तो भारत मिस्र संबंध जो हैं वो घनिष्ठता की ओर जा रहे हैं और इनका भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। बस भारत को एक सुदृढ़ रणनीतिकी और बेहतर योजना की ज़रूरत है। भारत को मौजूदा अवसरों के साथ मिस्र में अपने प्रदर्शन को सावधानीपूर्वक संतुलित करने की ज़रूरत है। तभी भारत एक वैश्विक पटल पर एक विश्व नेता के रूप में उभर सकता है, अमेरिका और चीन को टक्कर दे सकता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।